नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। भारत सरकार द्वारा पीएफआई पर यूएपीए के तहत 5 वर्षों तक बैन लगाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने पीएफआई पर एक और सख्त एक्शन लेते हुए इस संस्था पर अब डिजिटल स्ट्राइक की है, जिसके तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने भी पीएफआई और उसके सभी प्रमुख नेताओं के अकाउंट को भारत में बंद कर दिया है। हालांकि पीएफआई से जुड़े कुछ ट्विटर अकाउंट, सीएफआई का ट्विटर अकाउंट, पीएफआई कर्नाटक का ट्विटर अकाउंट अभी भारत में ट्विटर पर मौजूद दिख रहा है, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो ये भी कुछ ही समय में भारत में पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। ट्विटर की तरह ही फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बने पीएफआई और उसके नेताओं के अकाउंट को भी भारत में पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यानी भारत में प्रतिबंध लगने के बाद इस संस्था के सोशल मीडिया अकाउंट भी अब अपने दंगाई प्रोपेगेंडा को भारत में नहीं फैला पाएंगे। बताते चले कि पीएफआई पर यूएपीए के तहत बैन लगाने के साथ ही भारत सरकार ने ट्विटर को भी पीएफआई और उसके नेताओं के अकाउंट को भारत में बंद करने का आदेश दिया था। भारत सरकार के इसी आदेश पर अमल करते हुए सोशल मीडिया साइट्स ने पीएफआई और उसके नेताओं के आधिकारिक अकाउंट को भारत में बंद कर दिया है। मैं ये कहूँगा कि ये प्रशासनिक सूचना तंत्र का कार्य है और जिसके माध्यम से ये एक्शन ली गई है। देश में ऐसे तत्व जिसके कारण देश को समय समय पर अस्थिर करने की कोशिश होती रही है, तो उसको रोकना प्रशासनिक तंत्र का प्रमुख कार्य है और इसी निमित्त जो सूचना प्राप्त होती है उसके अनुसार वो कार्य करता है। इस पर राजनीतिक दृष्टि से ना कोई टिप्पणी करना चाहिए और ना ही राजनीतिक दृष्टि से देखना चाहिए। यह प्रशासन का कार्य है। पूरे देश भर में कई राज्यों के स्थानीय सरकार भी और एनआईए की टीम भी इस तरह के अभियान पर कार्य कर रही है कि देश को अस्थिर न किया जाए। तो इसमें कुछ लोगों के जो बयान आ रहे हैं उसमें मैं इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा, मुझे राजनीति नहीं करना है। जिस प्रकार के एविडेंसेस और जिस प्रकार के तथ्य निकल कर आ रहे थे उसमें बड़ा स्पष्ट है कि देश में वैमनस्य फैलाने के लिए और विदेशी पैसे के द्वारा देश में एक कम्युनल डिसहार्मनी के लिए काम हो रहा था। सरकार का जो फैसला है वो स्वागत योग्य है। सर, पीएफआई ने अपने सारे ऑर्गेनाइजेशन स्वागत किया है। वो करें, स्वागत करें, परंतु अंतर्गतवा तो उनको जो उनका कृत्य है उसका उनको जवाब देना पड़ेगा। सर, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिस तरह से बैन सिर्फ मुसलमानों को ही दोषी ठहरा दीजिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ ओवैसी साहब, इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे देख रहे हैं। ये आतंकवाद, देश विरोधी गतिविधियों का मामला है, इसमें हिंदू मुसलमान का विषय है ही नहीं। सर, लालू या बैन होना चाहिए। उनको आरएसएस के बारे में जानकारी कम है। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है और शायद उनको ये भी जानकारी नहीं कि नेहरू जी ने आरएसएस को आमंत्रण किया था 26 जनवरी में भागीदारी करने के लिए। सर, कांग्रेस देखिएगा, मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो पीएफआई लगातार रूप बदल कर, कभी सिम्मी होकर, कभी कुछ होकर देश के अंदर उन्माद मचा रही थी, जहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री का भी कत्ल करने का, उनको समाप्त करने का भी षड्यंत्र, और ऐसे ही अनेक जगह फंडिंग करना। और आपने देखा होगा पहले भी कर्नाटक के अंदर, केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर अनेक बार इसके कत्लों के लोगों के कत्ल के अंदर अनेक राष्ट्रीय विरोधी ताकतों में इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, लगातार मांग उठ रही थी। और आज इसको जो बैन किया गया है ये बहुत स्वागत योग्य है और साथ साथ उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं देश के अंदर, देश को खंडित करने के साथ साथ अनेकों लोगों को फंडिंग भी की गई है और जो इनके दस्तावेज निकल के आए हैं वो बहुत खतरनाक है और आने वाले समय के लिए भी इसको देखना पड़ेगा कि जो इनको मदद कर रहे हैं उन पर भी निगाह रखनी चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ तो कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है और लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि फुलवारी शरीफ में जब घटना घटी थी तो सबसे पहले इस घटना का उद्भेदन पटना पुलिस ने ही किया था। पटना के एसएसपी हैं, उनके नेतृत्व में टीम गठित हुई थी और ये चीज़ें हुई थी। अब केंद्र की सरकार को सारी स्थितियां स्पष्ट करनी चाहिए, सारे फैक्ट सामने आएंगे किस आधार पर बैन किया गया है, क्या किया गया है, तभी कोई प्रतिक्रिया दे पाना उचित होगा। लेकिन उन्होंने इतिहास का जिक्र किया है। इतिहास में हम लोग जानते हैं कि आरएसएस पर 2 बार बैन लगा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने बैन लगाया था
तो मैंने कहा ना कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। कोई भी संगठन हो, अगर कहीं भी गैर कानूनी गतिविधियां होंगी तो उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। कैप्टन आई सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भरत सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और ललन सिंह जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस समय हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। कैप्टन आई सिंह जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। PFI को वैसे तो बैन करने की बहुत लंबे समय से मांग की जा रही थी, खैर आखिरकार कल ये फैसला लिया गया और आज डिजिटल स्ट्राइक की गई है, तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। आपसे मैं यही जानना चाहूंगी, क्योंकि ये विपक्ष का भी सवाल है कि क्या वाकई में कोई सबूत मिले हैं PFI के खिलाफ, तब जाकर ये बड़ी कार्रवाई की गई, वरना तो मांग तो बहुत पहले से थी PFI को बैन करने की। कैप्टन आई सिंह। पल्लवी जी, हमारी जो जांच एजेंसियां इतने दिन से कार्य कर रही थी, हालांकि ये पार्टियां बीच में बहुत चिल्ला रही थी, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये सब चिल्ला रही थी बोले PFI पे बैन लगाओ बैन लगाओ। मगर हमारी सुरक्षा एजेंसियां और हमारी सरकार कोई भी काम जल्दबाजी में इसलिए नहीं उठाना चाह रहे थे कि कल को जो है ना ये कहें कि देखिए इन्होंने अति उत्साह में बंद कर दिया या पर्सनल उनसे दुश्मनी निभाने को बंद कर दिया। तो इसलिए पूरे जब सबूत मिल गए, इतने दिन से जो लगी थी, सब सबूत के साथ सबूत इकट्ठे करे और ये भी जानकारी दी है कि इनके तार कहाँ और किस किस से जुड़े गए, तो सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही हमने ये कदम उठाया हमारी सरकार ने। अब जो पार्टियां, सबसे बड़ी बात पल्लवी जी एक देखें, जो आज से 2 दिन पहले जो कह रहे थे कि सरकार बैन क्यों नहीं लगाती PFI पे, सरकार बैन क्यों नहीं लगाती, आज वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो इनकी सोच क्या है? और इसमें कांग्रेस सबसे आगे, कांग्रेस के नेताओं को देखिए अलग अलग बयान आ रहे हैं PFI के ऊपर। तो ये PFI हो चाहे पहले सिम्मी रही हो, ये जरूर कहीं ना कहीं कांग्रेस का इनसे रिश्ता बहुत नजदीकी रिश्ता रहा है। अच्छा। मैं आपको अगर डिटेल बताने लगूंगा तो जब इनकी 2 सरकार थी। चलिए एक बार फिर से अपने मुद्दे का रुख करते हुए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कैप्टन सिंह अब आप अपनी बात जारी रखिए, बताइए। जी पल्लवी जी, मैं वही बताने चाह रहा था कि 2007 में PFI का जो है गठन हुआ था, उससे पहले सिम्मी था दूसरा इसका रूप, और उस टाइम सरकार केंद्र में दुनिया जानती है कि किसकी थी, कांग्रेस की थी। तो जब इसका गठन हुआ, इन्होंने बिल्कुल उसके ऊपर आंखें और कान दोनों ही बंद कर दिए। ये ध्यान नहीं दिया इन्होंने कि सिम्मी का सेम ये रूप है। और अब मैं आपकी इनकी गतिविधियां बताऊं कि 2005 में बनारस में बम ब्लास्ट हुआ, इनका कोई एक्शन नहीं हुआ। 2000 यूपी में, फिर 2007 में हुआ, 2008 में जयपुर में हुआ, 2008 में ही जो है जयपुर में दोबारा हुआ, और 2009 में दिल्ली में हुआ, 2010 में पुणे में हुआ, 2011 मुंबई में हुआ, फिर 2011 में दिल्ली में हुआ, और 2013 में फिर ये दिल्ली में हुआ। तो ये हमारे पास आंकड़े हैं जो कांग्रेस आंखें बंद करके बैठी रही, और इस टाइम पीरियड में पूरे में कांग्रेस की सरकार रही केंद्र में। तो चाहती तो ये बैन लगा सकती थी, मगर इन्होंने इसके ऊपर कुछ, बैन तो बहुत बड़ी बात है, इनकी जांच भी नहीं कराई। तो यहां से दुनिया जान चुकी है, और हमसे कह रहे थे बार बार कि बैन लगाइए बैन। अरे हम तो लगाएंगे ही लगाएंगे, हम आपकी तरह जल्दबाजी थोड़ी करेंगे, हम पूर्ण सबूत लेकर काम करते हैं, जिससे आगे जो जिसके ऊपर हमने कोई अगर अंगुली उठाई है, अंकुश लगाया है, तो उसमें आप लोग कहने लायक ना बचे। मगर आप तो फिर भी कहेंगे, जैसे कल से मैं देख रहा हूं, जब से बैन लगा है तब से कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और भी अन्य पार्टियां ये सब कह रही हैं कि ये बैन तो गलत है, अगर लगाना चाहिए तो RSS पे भी लगाना चाहिए। यहां तक भी इनके नेता कह रहे हैं कि RSS पे भी लगाना चाहिए। अरे जनाब, RSS एक समाज सेवी संगठन है जिसने अभी तक 2 प्रधानमंत्री, 1 राष्ट्रपति, 14 गवर्नर और 2 उपराष्ट्रपति और अन्य जितने दिए हैं वो अलग, और PFI ने कितने दिए हैं आप बताएं थोड़ा। तो ये अंतर है RSS में और PIFM में। तो कांग्रेस पहले अपनी सोच सुधारिए कि आप जो है ना भगवान को और राक्षस को एक जगह बैठाना चाहते हो। ये आपकी सोच है, आपकी थिंक है, ये आपकी विचारधारा है, मगर देश की नहीं है। इसलिए देश ने कांग्रेस पार्टी को आज कहां पहुंचा दिया, इस विचारधारा की वजह से पहुंचाया है।
भरत सिंह जी, भरत सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, बताइए सर, ये खैर ये बात सामने तो आ रही है, आपके कई नेताओं प्रवक्ताओं ने ये बात कही है कि फिर आरएसएस पर भी बैन लगाइए, क्या आप भी उसी लिस्ट में शामिल हैं? चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त आए जी। जो पिछले 8 सालों से पीएफआई पे बैन की मांग हो रही थी, उस पे केंद्र की सरकार ने जो एक्शन लिया है, प्रतिबंध लगाया है, इसका स्वागत सभी कर रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी नेता कर रहे हैं। और जो पीएफआई ने इस देश के साथ बेवफाई की है, उसकी सजा तो उसे भुगतनी पड़ेगी। देश हित के आड़े में जो भी कोई आएगा, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे वो सिम्मी हो, अगर जब कोई आएगा तब उसके खिलाफ प्रतिबंध भी लगेगा, उसके खिलाफ मुकदमा भी दायर होगा, उसको जो है जेल में भी जाना पड़ेगा, ये सारे कार्रवाई होगी। अब कैप्टन साहब जो है पूरा दोष मढ़ रहे थे कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। कांग्रेस पार्टी ने किया था, आपके जो सबसे चहीते इस समय आप इस देश के नेता को मान रहे हैं, और हम तो आज से मान रहे हैं, और हम तो ये पहले से ही मांग रहे हैं कि सरदार पटेल जी इस देश के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण नेता थे। इस देश की आजादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन इस समय आप जो दिखाने में लगे रहते हैं कि सरदार पटेल जी के साथ अन्याय हुआ, उनका जो भी रखवाला है, जो भी सब कुछ करने वाले हम ही लोग हैं, भाजपा के लोग हैं या आरएसएस के लोग हैं। तो उसी सरदार पटेल ने पहली बार आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया था। तो क्यों लगाया था, ये जरा खुलासा कर दीजिएगा कैप्टन साहब, आप तो भाजपा के प्रवक्ता हैं, तो मैं ये समझता हूं आपके पास बहुत सारे सबूत होंगे। दूसरी चीज, आपने बहुत सारे नाम गिनाए। पल्लवी जी, मैं बता देता हूं कि आरएसएस का लिंक कार्यकर्ताओं का हो, देखिए ऐसा होता है कि सभी, कोई भी संगठन हो, लल्लन भाई जी, सब गुनाहगार नहीं हो सकते हैं ना। उसमें हो सकता है कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व उसमें शामिल हो जो गुनाह करते हो। वैसे ही आरएसएस में भी ऐसे बहुत सारे, मैं उदाहरण आपको देता हूं। अजमेर शरीफ में जब कांड हुआ था 2007 का, याद कर लीजिए। मक्का मस्जिद हैदराबाद में जो कांड हुआ था 2007 का, वो भी बम ब्लास्ट का, वो भी देख लीजिए। समझौता एक्सप्रेस जो हरियाणा में 2007 में हुआ था, उसमें भी आरएसएस का कुछ लोगों का नाम आया था। मालेगांव महाराष्ट्र में 2006 में हुआ था, उसका भी नाम जो है मतलब उसका भी नाम आया था। फिर मालेगांव महाराष्ट्र में ही 2008 में हुआ, फिर मोंडासा में हुआ, फिर कन्नूर केरल में भी 2008 में हुआ। ऐसे 17 जगह 17 ऐसे केसेस हैं जो लंबित इस समय ट्रायल बेसिस पे कोर्ट में भी चल रहे हैं, जिसमें आरएसएस, जो बजरंग दल और सनातन संस्थाओं के नाम हैं, जो कि आरएसएस से कहीं ना कहीं सब जुड़े हुए हैं। तो क्या ऐसे व्यक्तियों पे या ऐसी संस्थाओं पे प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए? 3 बार प्रतिबंध लग चुका है आरएसएस के ऊपर। क्यों लगा था भाई? जबरदस्ती कोई लगाया था? मैं कहूं कि पीएफआई पे जो आज बैन लगा था वो जबरदस्ती लगा है? नहीं, कुछ सबूत मिले होंगे, जो उनके खिलाफ अगर सबूत मिले हैं तो उन्होंने प्रतिबंध लगा। उसी तरह से आरएसएस के खिलाफ भी जब उस समय प्रतिबंध लगा था तो कुछ सबूत मिले होंगे तो प्रतिबंध लगा था। और ये तो मैं आपको नाम गिना दिया जिसमें आरएसएस के जो काम करने वाले संस्था के लोग हैं, उसका इसके अंदर केस में अभी इस सारे केसों में नाम जो है चल रहा है। इस समय कोर्ट ट्रायल के अंदर सारे केसेस पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो, चाहे वो आरएसएस के लोग हो, चाहे वो पीएफआई के लोग हो, चाहे वो सिम्मी के लोग हो, इस देश के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, ये आपको भी कहना चाहिए कैप्टन साहब कि वो आरएसएस के लोग हैं तो भी उनको बख्शना नहीं चाहिए। आरएसएस के ऊपर भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जो व्यक्ति, जो आरएसएस, जो संगठन अगर 50 सालों तक अपने देश का झंडा अगर वहां पे नहीं फहराता है तो उसको क्या देश प्रेमी कहेंगे? वो तो देशद्रोही मैं समझता हूं, देशद्रोही हो सकता है। और कल की जो बात आप लोग बार बार कोट कर रहे हैं कि कमलनाथ जी ने ये कहा है, कमलनाथ जी ने इसलिए कहा था कि जो एक तीसरी बार जो प्रतिबंध लगाया था आरएसएस के ऊपर, तो बहुत सारी जानकारियां उस समय जो इकट्ठा करनी चाहिए थी केंद्रीय एजेंसियों को, वो नहीं कर पाई थी, जिससे उनको कोर्ट में जो है, कोर्ट ने उनको बैन हटा दिया। तो कल उनके कहने का मतलब यही था
कि जो भी अगर सबूत मजबूत पुख्ता सबूत करके हमको कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि अगर पीएफआई अगर जाती है कोर्ट में तो उसको मुंह की खाना पड़े। ये ना हो कि केंद्र की सरकार को मुंह की खाना पड़े, केंद्रीय एजेंसियों को मुंह की खाना पड़े। इसीलिए उन्होंने कहा था कि कभी जब हम लोग अगर इस केस को मूव करेंगे, अदालत में जाएंगे, तो अदालत में जो है सब लोग, हो सकता है कि सभी उसमें शामिल ना हो, बहुत लोग छूट जाए, बहुत लोग जो है उसमें शामिल होंगे तो अरेस्ट हुए, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, तो जो कानून अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगी। लेकिन हमें इस विषय पे, इस मुद्दे पे एक साथ रहना चाहिए, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो सीपी हो, कोई भी अगर इस देश के अखंडता में, सुरक्षता में अगर कोई भी अगर बाधा डालता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, तब जाके ये देश बना रहेगा। अगर हम इसमें बंटवारा करने लगे, नहीं, ये वाली बात आपकी एकदम सही है। देखिए, अगर बात देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी है तो इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए, सबको इकट्ठे होकर ही काम करना होगा। ललन सिंह जी, पहले फैसला लिया गया कि संस्था को 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया जाए, उसके बाद तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं उन पर एक तरीके से ये डिजिटल स्ट्राइक की गई। पहले तो मैं यही समझना चाहूंगी कि जब सबूत मिले हैं तो सिर्फ 5 साल के लिए प्रतिबंध क्यों लगाया गया, आजीवन प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया? और दूसरा, सोशल मीडिया अकाउंट पर जो ये स्ट्राइक की गई है, इसके क्या फायदे? तो पल्लवी जी, बहुत सी तकनीकी समस्याएं हैं जी, और आपने जैसा बताया कि 5 साल के लिए पीएफआई और उनके जो सहयोगी विंग हैं, जो 8 हैं, और इसमें एसडीपीआई जो राजनीतिक संगठन है उसके ऊपर नहीं लगाया गया। अब इसी से आपको समझ में आ जाना है और दुनिया को समझ में आएगा भी कि इनको 6 महीने का इनको समय दिया गया है। ये हमारी जो धाराएं हैं वो बताती हैं कि किसी भी संगठन को अगर हम प्रतिबंध लगा रहे हैं एज ए सत्ता पक्ष, तो उसको जवाब न्यायालय में भी और संवाद के तौर पे, बहस के तौर पे, उनको चर्चा के तौर पे विपक्ष को भी देना है। तो लोकतांत्रिक माहौल में इन सभी बातों को ध्यान में शासक जो सत्ता पक्ष होता है उसको रखना पड़ता है। अब यहाँ बात मैं एक करना चाहूंगा और मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। जो एजेंसी जो होती है, चाहे ईडी हो, आईबी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो या भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, इनके सबूतों के आधार पे ही कोई सरकार किसी भी संगठन को प्रतिबंध लगाती है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और मैं ये एक चीज और यकीन के साथ बताना चाहता हूं कि 16 साल से ये पीएफआई भारत के अंदर स्थापित था, उससे पहले वो सिमी था, और जैसे सिमी के ऊपर प्रतिबंध लगाया, इन्होंने अपने नाम और अपने चेहरे को बदलकर वो पीएफआई बन गए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इस बात का डर है कि जैसे पीएफआई के ऊपर प्रतिबंध लगा है तो इनके 8 विंगों को जरूर प्रतिबंध लगा है, लेकिन कई इनकी शाखाएं हैं जो पहले से कंटीजेंसी प्लान के तौर पे इस चीज को एंटिसिपेट कर चुके थे कि अब हमारे ऊपर प्रतिबंध लगेगा, क्योंकि लगातार 3 इनके ऑपरेशन भारत सरकार के एजेंसियों के द्वारा हुई थी, और फुलवारी शरीफ का जो भंडाफोड़ हुआ था वो पूरी तौर पे दस्तावेज में क्लियर हो गया था कि 2047 तक इनका सोच है कि पूरे कट्टरवाद और इस्लाम के माध्यम से देश को इस्लामीकरण किया जाए। ओस्मा बिन लादेन का इसका जो मुख्य पृष्ठ पे इनका फोटोग्राफ मिला, इनके ट्रेनिंग बजाबते हथियारों का, और उसमें यह भी मिला है 13 जगह एनआईए ने बिहार के अंदर छापा दिया कि साहब हम कुछ ऐसे नेता चुनिंदा हैं जिनको हम टारगेट जल्दी करेंगे, और उसमें यह भी क्लियर हुआ। मैं मानता हूं बिहार पुलिस बहुत आले दर्जे का काम किया और एनआईए ने मिलके इस पूरे आफत को खत्म कर दिया, लेकिन नहीं, पूरे भारत में ये उसी फुलवारी शरीफ से और भी ज्यादा सार्वजनिक हो गए। अब ये बात लोग पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं इन सभी इंफॉर्मेशन को उजागर किया जाता है, क्यों नहीं विपक्ष दलों से चर्चा किया गया। मैं मानता हूं कि इस पीएफआई के प्रतिबंध को और पहले भी लगानी चाहिए थी, लेकिन कई तकनीकी समस्याएं होती हैं, और कैप्टन साहब ने या भरत जी ने जो बताया उसमें दम है, लेकिन अब जब इसके ऊपर प्रतिबंध लग चुका है तो अनावश्यक रूप से, निष्पक्ष रूप से मैं बोलना चाहूंगा, आरएसएस, आप
कष्ट में है, इसलिए पूरे आपके परिवार के सभी सदस्यों को कष्ट देना है, ये कोई खास नीतिगत बात नहीं हुई। लेकिन आप सोचिए ना कि एजेंसीज ने पूरी प्रमाण और सबूत को लगातार मेहनत करके 2 ऑपरेशनों में इकट्ठा कर लिया। उनको यह भी पता था कि जैसे ही प्रतिबंध लगेगा तो ये लोग निकलेंगे और कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट करेंगे। तो इससे पहले उनके ऊपर दबाव भी बनाए गए, उनके ऊपर काबू करने के बहुत से चौकस तरीके भी अपनाए गए। ये आसानी से प्रतिबंध नहीं लगा। और अभी अगर कोई भी अनावश्यक बयान और राजनीतिक स्वार्थ निहित बयान देता है तो अच्छी बात नहीं है। आपने जैसा कहा, रक्षा और सुरक्षा, इसमें ज्यादा हंगामा प्रदर्शन ये अच्छा नहीं है देश के लिए। लेकिन एक बात है, अगर ये बोलते हैं कि मैं सोशल वर्क और सामाजिक सद्भावना को बढ़ाता हूँ, तो विदेशों से, यहाँ से लोग सीरिया, अफगानिस्तान, अरब कंट्री क्यों जाते हैं? उनसे पैसा मंथली लिया जाता है, उसकी भी प्रूफ मिली है। और पूरे देश में इनके जो बैंक खाताओं को सीज किया गया है, वो क्यों किया गया है? क्योंकि उस पैसे से ये साफ पता चला है कि इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर बनाई है। और एक बात, आपने जो डिजिटल की बात की, इसकी जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया लोगों को बहुत मोटिवेट करती है, वो अच्छा और बुरा दोनों। तो जब ये इनके पास मौका होगा तो ये डिजिटल से, सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से कई और अनावश्यक समस्याएं पैदा करेंगी। लेकिन मैं यकीनन बोलता हूं कि अगर इनके अंदर क्वालिटी है, ये देश के प्रति समर्पित हैं, तो इनके पास मौका है। लेकिन इसमें ज्यादा बयानबाजी नहीं, देश को भी, सत्ता को भी, अपने विपक्ष को पूरी चीज जानकारी देनी चाहिए। हाँ, सार्वजनिक तौर पे गोपनीय चीज है, इसको ज्यादा जानकारी देना हितकर भी नहीं हो सकता। तो मैं ये मानता हूँ कि जो हुआ है वो 200% इनके ऊपर काबू करने का बहुत अच्छा प्रतिबंध है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है ललन सिंह जी, चर्चा लगातार हम जारी रखेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कैप्टन आई सिंह, एक बात यह भी कही जा रही है कि जब यूपी के साथ अन्य राज्यों का चुनाव था तो लगातार रोहिंग्याओं का मसला उठाया गया। पश्चिम बंगाल के चुनावों के समय में भी रोहिंग्याओं का मसला जोर शोर से उठाया गया। अब क्योंकि हिमाचल में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, तो इसलिए अब आप PFI लेकर आए हैं। ये एक नया एजेंडा है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। पल्लवी जी, ना हम कोई एजेंडा उठाते हैं ना जांच एजेंट जो जांच करती हैं, जो वो साक्ष्य लेके आती है, सरकार उस पर काम करती है। तो अभी जो PFI को जो बैन किया है, ये भी जांच एजेंसियों ने जब जांच करके दो एजेंडे तो रहे हैं ना हमेशा से, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, और PFI तो ऐसा मसला है जिसमें दोनों एक साथ ही आ गए हैं। तो आपका तो काम बन ही जाएगा सर। भले ही देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है, लेकिन अगर हम राजनीतिक एंगल भी जोड़ें तो इससे नकारा थोड़ी ना जाएगा। पल्लवी जी, देश विरोधी जो भी ताकतें हो, कोई भी हो, PFI हो, रोहिंग्या हो, कोई भी हो, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हमारी सरकार किसी देश विरोधी ताकत को यहाँ पनपने नहीं देगी। ये जो अपना वोट बैंक देखते हैं, वो इन ताकतों को बढ़ावा देते हैं, इनमें वो अपना वोट बैंक ढूंढते हैं। अभी जैसे हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि अजमेर ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट, और इन्होंने उसमें किस किस के नाम FIR दर्ज करवाई थी, वो कांग्रेस ने ही करवाई, किसी और ने नहीं करवाई थी। उसमें हमारे कर्नल एक पुरोहित थे, जो आर्मी के सोल्जर, जो आर्मी का सोल्जर कभी भी अपने देश के प्रति जान दे सकता है, देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता है। जब वो जेल से भी निकले थे तो सबसे पहले बाहर तिरंगा लगा था, उसको सलूट मारा था। और इन्हीं के पार्टी के नेता जो उपराष्ट्रपति 2 बार रहे, और जब उनको पद छूटा तो उन्होंने क्या कहा था कि देश में रहने से डर लगता है। इस तरह की कांग्रेस की सोच है। और जिसके ऊपर आपने जेल में डाला, ब्लेम लगाया मालेगांव ब्लास्ट में, और वो कर्नल जब जेल से बाहर निकले तो तिरंगे को सलूट का मारा और कहा कि ये इसकी शान के लिए हम अपनी प्राण भी दे सकते हैं। तो ये अंतर होता है एक देशभक्त में और एक कांग्रेसी में।
कि सारे जिंदगी मलाई छानी, बड़े बड़े पदों पर रहे और जैसे ही पद से हटे तो कहते देश में डर मचता है। ये है कांग्रेस की सोच। अब इन्होंने कहा आ रही हूं मैं भरत जी कि 3 बार बैन लगाया गया। बिल्कुल 3 बार बैन किसने लगाया? कांग्रेस पार्टी नहीं लगाया। और उस टाइम ज्यादातर जवाहरलाल नेहरू और पटेल साहब थे। और फिर यही जवाहरलाल नेहरू जो है ना इनके प्रोग्राम में गए आरएसएस के में। अगर आपने प्रतिबंध लगाया था, ये संगठन इतना बुरा था, उसके संगठन में ये क्यों गए? नेहरू जी भी गए, पटेल साहब भी गए और इनके राष्ट्रपति तो देश का होता है प्रणब मुखर्जी, मगर इनके पार्टी के नेता थे, वो भी गए। उसके ऊपर इन्होंने विरोध भी किया था। और जिस पार्टी ने एक राष्ट्रपति और 2 प्रधानमंत्री दिए हो, बहुत सारे गवर्नर दिए हो, और पीएफआई ने क्या दिया है आतंकवाद के अलावा, तो इस पे भी विचार करना पड़ेगा। फिर इन्होंने एक बात और कही, उसका भी मैं जवाब देना चाहूंगा कि आरएसएस ने आज तक तिरंगा नहीं लगाया, तो आप इस पे थोड़ा पढ़ लिया करो। तिरंगे पे आपकी पार्टी ने बैन कर रखा था कि कोई प्राइवेट संस्था अपने प्रस्थान पे तिरंगा झंडा नहीं लगा सकती है। ये तो कोर्ट में केस गया है, व्यापारी है, केस लेके गए और वहां से जीते, तब से ये इसकी छूट मिली लगाने की, उससे पहले नहीं थी। अब मैं पल्लवी लास्ट एक सवाल और कहना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि नहीं लगाया, बिल्कुल सही बात है। अरे सोनिया गांधी जी तो 30 साल तक भारत में रही, राजनीति कर रही, सब कुछ कर रही, और उन्होंने यहाँ की नागरिकता नहीं ली थी। तो आप इस पर भी कुछ प्रकाश डालें, क्यों नहीं लेना चाहती थी, क्या कारण था? दे जवाब कांग्रेस। बताइए भरत जी, जवाब दीजिए। पहले तो अपनी जानकारी कैप्टन जी सही कर लीजिए। सोनिया जी ने कब सदस्यता इस देश का कब लिया था, कब नहीं, ये पता कर लीजिएगा। आप लोग जो है हवा में तीर मत मारा करिएगा। अब दूसरी चीज मैं ये बता दूं कि आप लोग ने बोला कि झंडा आरएसएस अपने मर्जी से लगाई या कोर्ट के हिसाब से लगाई। अरे आप लोग देशभक्त बनते हैं ना। आरएसएस देशभक्त है, भाजपा देशभक्त है। भाजपा मतलब आरएसएस, आरएसएस मतलब भाजपा, क्योंकि आप अपने सुविधा के हिसाब से ना उसको बदली करते हैं कि अगर कभी कुछ फंस गई बात तो बोले वो तो स्वयं संगठन है, वो अपना संगठन है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जब कुछ अच्छा काम हो जाता है तो बोलते ये कहते हैं कि नहीं आरएसएस तो हमारी हम तो आरएसएस के उपज है। तो ये पहले फाइनल कर लीजिए कि आप लोग आरएसएस के साथ है कि आरएसएस के साथ नहीं है। तीसरी चीज मैं बता रहा हूं कि जब जवाहरलाल नेहरू जी की बात जब कहे तो देखिए मैंने पहले भी कहा था, लल्लन भाई आप भी जरा ध्यान से सुनिएगा कि पीएफआई में हो सकता है कि सब लोग जो है गुनाहगार ना हो, कुछ लोग अच्छे भी हो सकते हैं, उनको पता भी नहीं हो सकता है। तो आरएसएस में भी कुछ लोग अच्छे हो सकते हैं। तो जो अच्छे लोग थे उसको जवाहरलाल नेहरू ने तारीफ की और जो बुरे लोग थे उसमें प्रतिबंध तो लगाया था। और प्रतिबंध भी लगाने वाला कौन भाई? जिसकी आपने सबसे बड़ी मूर्ति बनाई है इस देश में, चाइना से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके जो है मटेरियल, जिसका विरोध करते हैं आप लोग और उसी से मटेरियल मंगाते हैं, उसी मटेरियल से जो है पटेल जी की, सरदार पटेल जी की मूर्ति बनाते हैं। बहुत बहुत आपको बधाई हो। तो देखिए झूठ भी बोलना अगर कोई सीखे ना तो आप लोग से सीखे किस तरह से झूठ बोला जाता है। मैं ये बार बार ये कहता हूं कि कैप्टन साहब आप जो है जो बात करते हैं ना तो उसका तथ्य नहीं होता है। भले तथ्य को आप लेके आएंगे ना तो वो सही रहेगा। केंद्रीय एजेंसियां जो होती हैं, आपने आज मान लिया इस चैनल पे बैठ के, जैसे आपने गिना दिया कि कांग्रेस पार्टी ने मालेगांव का नाम ले लिया, भरत सिंह जी ने ये कर दिया, कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये यहाँ का नाम बताया, सब नाम बता के आपने क्या कर दिया पता है? केंद्रीय एजेंसियों को कटघरे में ला दिया। और लाया किसने? आपने लाया। कह रहे इन्होंने तो नाम डलवाया था। अरे हमने नाम डालने के लिए कहा था तो केंद्रीय एजेंसी ने नाम क्यों डाल दिया? हो सकता है कि पीएफआई के विषय में भी यही हो सकता है कि आप लोग ने नाम डाला होगा। आप क्लियर कर दीजिए कि केंद्रीय एजेंसियां क्या जो है सरकार के हिसाब से चलती है। सरकार आप चला रहे हैं, सरकार आप चला रहे हैं, सरकार हम नहीं चला रहे, सरकार आप चला रहे हैं। और आप जो है नेशनल टीवी चैनल पे ये बैठ के कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों ने जो काम किया उस पर नाम डलवाया गया। तो ये किसने डलवाया? ये हमने डलवाया। और जो अब नाम डाला गया है वो किसके कहने पर डाला गया है? क्या भाजपा के कहने पे सभी नाम डाला गया है? उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगा है वो भाजपा के कहने पे लगा है, वो भाजपा के कहने पे लगाया था। केंद्रीय एजेंसियों ने जब पूरे सबूत इकट्ठा किए होंगे तभी तो लगा है। सीबीआई को पिंजरे का तोता बना दिया है सरकार ने। हमारे टाइम तो नहीं कहा है, सीबीआई के ऊपर, आईबी के ऊपर, ईडी के ऊपर, काम कर रही है, केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर उठा रहे हैं।
आपके टाइम में ये एजेंसियां यूज करी जाती थी अपने राजनीतिक प्रतिबंधी को के लिए। आज आपने माना, भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आज आपने ये मान लिया कि हाँ, केंद्रीय एजेंसियां हमारी सरकार के दबाव में काम करती है। जैसी हमारी एजेंसियां कल भी वही थी, आज भी है, मगर आप उन्हें काम नहीं करने देते थे, आप उनको यूज करते थे। अरे भाई, हम काम नहीं करने देते थे, हम काम नहीं करने देते, ये आपको कैसे पता चला? केंद्रीय एजेंसियों को हम अगर काम नहीं करने देते थे तो आपको कैसे पता चला? कैसे पता चला ये बताइए ना। इसलिए कोर्ट में, देखिए कोर्ट में जो मुद्दा है वो कोर्ट में जाएगा, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। आपके आरएसएस के जितने लोगों के ऊपर जो ब्लास्ट के नाम आए हैं, चाहे वो मालेगांव ब्लास्ट हो गया, चाहे वो हैदराबाद का जो है वहां ब्लास्ट हो गया, चाहे वो केरल वाला कन्नूर वाला मामला हो गया, तो आरएसएस और जो बजरंग दल और जो है और दो संगठनों का नाम आया है, ये तो कोर्ट में मामला चल रहा है ना। जब कोर्ट उसको बाइज्जत बरी करेगा तब कितना बात है। लेकिन स्वतंत्र होकर काम कर रही है आपकी तक। मैं तो बोल रहा हूँ ना कैप्टन साहब, आपने ये तो मान लिया ना कि केंद्रीय एजेंसियां जो है आपके दबाव में काम कर रही है ना। ये तो आप ही कह रहे हैं ना। काम कर रही है, आपके टाइम आप उनके ऊपर थोपते थे। अच्छा, हमारे टाइम केंद्रीय एजेंसियां दबाव में थी और आपके टाइम खुला केंद्रीय एजेंसियां जो है भाजपा के सारे नेताओं के खिलाफ ईडी क्यों इंक्वायरी नहीं करती है, सीबीआई क्यों इंक्वायरी नहीं करती है, भाजपा के जो नेता डाकी नेता है उनके खिलाफ क्यों नहीं करती है? सिर्फ जो है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ भी ईडी, सीबीआई, एनआईए, ये सब विपक्ष के नेताओं के लिए बनी है। चलिए ठीक है, केंद्रीय एजेंसियां स्वतंत्र, मतलब इतना स्वतंत्र आपने कर दिया है कि वो जो है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जो है दिखाना, खाली झूठ बोल के काम नहीं चलेगा। कार्रवाई करेगी, खिलाफ भाजपा के सबूत है, आप दिखाइए, कोर्ट में जाइए। आपको कहीं रास्ता बंद नहीं है, मगर झूठ बोल के झूठा ब्रेक लगा के आप बच नहीं सकते, अपने नेताओं को बचा नहीं सकते। अगर वो गए हैं वो दूध के धुले हो गए, जिस पर आप लोग इल्जाम लगाते थे, भाजपा के प्रवक्ता इल्जाम लगाते थे, आज भाजपा ज्वाइन कर लिए है, भाजपा में चले गए हैं, तो वो दूध के धुले हो गए क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। लल्लन जी जरा मुझे समझाइएगा कि जब तक वो कांग्रेस में थे या विपक्ष में थे तब जो है उनके ऊपर भाजपा के लोग ही इल्जाम लग, चाहे हिम्मत बिस्वाहा ले लीजिए, चाहे नारायण राणे को ले लीजिए, तो भाजपा के लोग कहते थे ये भ्रष्टाचारी है और चलिए ठीक है सर, अब हम बहुत ज्यादा मुद्दे से भटक गए हैं। अब तो हम मुद्दे से ही भटक रहे हैं सर, मुद्दे से ही भटक रहे हैं। सुरक्षा रक्षा के मसले पर रह लेते हैं। विशेषज्ञ है, ठीक है, अब मुद्दे से भटक रहे थे हम, थोड़ा तो सुरक्षा रक्षा के मसले पर ही रह लेते, ज्यादा बेहतर रहेगा। बताइए ललन सिंह जी, और मैं अपना एक सवाल भी ऐड कर देती हूँ सर। पीएफआई पर बैन लगाया गया क्योंकि ये देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा मसला था। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएफआई, हमें बहुत सारी चीजों से लड़ना है, उसमें नक्सलवाद भी आता है। ऐसा नहीं है कि देश से हमारे नक्सल की समस्या खत्म हो गई हो। इसके लिए सरकार के प्रयास क्या आपको पर्याप्त लग रहे हैं? उसके अलावा सर, अभी की ही घटना है उधमपुर में, 8 घंटे में 2 बार बम ब्लास्ट हुआ है, तो इनसे हम कैसे निपट रहे हैं? पन्नवी जी, मैं सोच ही रहा था जी, इसके बाद मुझे जाना है तो मैं रिक्वेस्ट भी करता, तो मैं सोच रहा हूं कि अपनी बातों को रख ही लूं। जी जी जी, बताइए। आपने बहुत सही कहा, जिस डिबेट का जो मकसद है वो रक्षा और सुरक्षा और देश के साथ जुड़ा हुआ है, ये सबसे प्राथमिकता इसी के ऊपर होना चाहिए। मेरा नंबर 1 सोच ये है कि जो पीएफआई और पीएफआई से हटकर अगर नक्सल, उग्रवाद, आतंकवाद, इनके जड़ मूल को खत्म कर दें और आंतरिक सुरक्षा के ऊपर दोहरे मापदंड का चरित्र जो भी हो, किसी भी दल से हो, किसी भी तरह के नेता हो, छोटे बड़े, इन सभी से मेरा आग्रह है कि दोहरा मापदंड और पीएफआई के ऊपर प्रतिबंध लगने के बाद पहले इस पे विचार करना है कि क्या क्या चुनौतियां अब सामने आएंगी। इसमें आपने एक पॉइंट बहुत अच्छी बताई कि नक्सल भी है, उग्रवाद भी है और आतंकवाद भी है। आपने जो उदाहरण दिया, 8 घंटे के अंदर जम्मू के अंदर पेट्रोल पंप 10:30 और सवेरे 6 बजे खाली बस के ऊपर स्टिक बम कंफर्म हो गया और यह भी कंफर्म हो गया कि ये आतंकवाद से
से जुड़ा हुआ एक्शन है। और उसके साथ अगर आप सोचिए कि गृह मंत्री भारत सरकार दुनिया की सबसे बड़े आबादी और क्षेत्रफल में इसका स्था 3 दिन का दौरा, उससे पहले शोपिया कुलगाम और अब ये जम्मू के अंदर इतनी बड़ी जबरदस्त साजिश। ये किस्मत अच्छी है कि ये बस चल नहीं रही थी, नहीं तो स्टिक बम कैप्टन साहब को पता होगा, भरत जी को भी पता होगा, ये पूरा बस ही उलट जाता और 60-70 लोग जो थे जाने अनजाने में उनकी जान चली जाती। बिल्कुल। ये क्यों हो रहा है? और सवाल इस बात का है कि जब इतनी चौकसी है, इतनी चारों तरफ से सूचना तंत्र और सिक्योरिटी बल लगी हुई है, तो एक नंबर कारण हमारे देश के अंदर कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व जड़ जमा चुके हैं। और उसी जड़ जमाने में ये पीएफआई भी है जो अपने हिसाब से देश के न्यायपालिका, देश के सेना और देश के प्रशासन में लोगों को इन्वॉल्व करना चाहता था। लेकिन बहुत खुदकिस्मती है कि हमारे सरकार के द्वारा हमारे विपक्ष का भी इसमें बहुत ज्यादा दबाव था कि जो और इन तरीके के लोगों और संगठनों को प्रतिबंध लगाइए। और ये कारण है कि कल गृह मंत्रालय से नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से हो गया। अब इसके ऊपर ज्यादा चीज करना शायद बेहतर नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर यही हाल रहा तो जिस तरह से जम्मू के अंदर कल 2 साजिश हुई है, ये बहुत खतरनाक साबित होगा भविष्य में। तो और इनके ऊपर दबाव बनाने के लिए ये जरूरी है कि हमारे कोई भी दल का राज्य में, केंद्र में शासन हो, लेकिन सुरक्षा और रक्षा के ऊपर कहीं भी मतभेद ना हो। अन्यथा थोड़ा सा स्वार्थ हित में और कुछ ऐसे नेता जरूर हैं जी, अब मैं नाम लेना कोई आवश्यकता नहीं, विचारधारा तो गलत है लेकिन इसके ऊपर बैन नहीं लगना चाहिए। और उसी को देखकर कल मुझे एक राज्य के चैनल में एक बड़ा लीडर बोलता हुआ मिल गया। मैं क्या बोलूं उनको, क्योंकि मैं रक्षा से हट के बात करूंगा तो लोग फिर बोलेंगे किसी दल से रिलेशन है। लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं पल्लवी जी, आप हमेशा इस बात को जाहिर करती हैं कि रक्षा और सुरक्षा इस पे निष्पक्ष और दोहरा मापदंड नहीं हो और जो भी बोला जाए एकदम साफ बोला जाए। और आज इसकी जरूरत है और नहीं तो देश को भुगतना पड़ेगा। कई 100 साल हम लोगों ने गुलामी काटा है और शहीद भगत सिंह जैसे लोगों को इनके मेहरबानी से आज हम आजाद देश में बोलने की स्वतंत्रता हासिल किए हैं। तो पीएफआई इसके चुनौतियों को देखना है, डिजिटल इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब के ऊपर काबू रखना है और हमारे सत्ता और विपक्ष दोनों को संवाद करना है। सार्वजनिक नहीं लेकिन उनके नेताओं को पूरी चीज बताना है क्योंकि उनको जरूरत है और देश दोनों सत्ता और विपक्ष के द्वारा ही चलेगा, इसमें भी कोई शक नहीं। और पल्लवी जी, और ये होना अब आने वाले दिनों में बहुत जरूरी है। और इसके साथ मेरा एक रिक्वेस्ट है, मुझे थोड़ा इजाजत दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको काम है, आप जरूर, आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े इतने महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करने के लिए। भरत जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी, सरकार को कितना नंबर देंगे सर आप 2014 से लेकर अब तक देश की रक्षा और सुरक्षा के मसले पर, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा का मसला हो या सीमा सुरक्षा का मसला हो? भरत जी। नंबर देंगे तो मैं ये समझता हूं कि सरकार को इसमें 0 नंबर देना चाहिए। ये जो भी मेहनत थी ये केंद्रीय एजेंसियों की मेहनत थी। सरकार की अगर मेहनत होती तो 8 साल से जो ये उपद्रव मचा रहे थे तो ये पहले ही ये फैसला ले लेते। ये जो इतने साल इनको फैसला लेने में लगा तो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय का इसमें फेलियर नजर आता है। अभी जो आपने सूचना दी कि उधमपुर में 2 बस जो है वो विस्फोट से उड़ा दिया गया है, इतना होने के बाद, इतनी आंतरिक मजबूती होने के बाद अगर सरकार ये कहती है कि हमारी आंतरिक स्थिति बहुत मजबूत हो गई है और केंद्र के गृह मंत्री कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, तो और उसी के बाद ये जो है आज ये घटना होती है, तो ये सरकार का फेलियर ही है। केंद्रीय एजेंसियों की तो फेलियर, केंद्रीय एजेंसियां तो भाई सरकार, जैसे कि कैप्टन भदौरिया जी ने ये कहा कि केंद्रीय एजेंसियां जो है हमारे इशारे पे काम करती है, हम जैसा कहेंगे वैसा काम करती है, जैसा हम कहेंगे वैसा एफआईआर दर्ज करती है। तो ये कैप्टन साहब कह रहे हैं तो उनका भी हाथ बांध दिया गया है। उनका हाथ अगर खोल दिया जाए, सचमुच अगर उनका हाथ खोला जाए और उनसे कह दिया जाए कि जितने भी आतंकवादी संगठन हैं। देखिए भरत जी ऐसा उन्होंने साफ तौर पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन आप लिंक कर रहे हैं वो अलग बात है। कांग्रेस गिरी हुई, मैं ये कह रहा हूँ
मैं ये कह रहा हूँ एक एक करके बात कर लेते हैं। कैप्टन सिंह, मैं लौट रही हूँ आपके पास। कोई शब्द नहीं बचे जो देखो कांग्रेस का आता है झूठ बोलता है। क्या कांग्रेस की 2 मिनट आपकी बारी आएगी, शांति रखिए, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, आपकी बारी आएगी, इसके बाद आपकी बारी आएगी तो आप अपनी बात रख लीजिएगा। मैं सुनूंगा आपकी बात, मैं सुनूंगा, मैं आपकी बात सुनूंगा। सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ पल्लवी जी, जिस तरह से आपने कहा, चाहे वो नक्सलवाद का मुद्दा हो, चाहे वो आतंकवादी मुद्दा हो, चाहे वो पीएफआई और सिमी जैसे लोगों का मुद्दा हो, चाहे वो आरएसएस जैसे संगठन का मुद्दा हो, जो भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, जो देशद्रोह की गतिविधियों में शामिल है, जो देश के खिलाफ भावनाएं भड़काने का काम करती है, अगर कोई भी अगर इस तरह से संगठन हो तो उसके खिलाफ सचमुच अगर केंद्रीय एजेंसियों को फ्री हैंड दे दिया जाए कि इनको नेस्ते नाबूद कर दीजिए, तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि बहुत 2-4-6 महीने के अंदर आपको पूरे देश में ये सारे चीज जो है वो रिश्ते नाबूद होते हुए दिखेंगे। मगर क्या है कि इनकी सरकार अपने हिसाब से जो है वो कुछ करती है। अब जब चुनाव आ जाएगा तो बोले कि ये पीएफआई वाला मुद्दा आ जाएगा, फिर कभी सिमी वाला मुद्दा आता है, कभी दूसरा मुद्दा मतलब आप भी मान रहे हैं ना कि ये चुनावों की वजह से ये मसले उठाए जा रहे हैं, ये आप कह रहे हैं ना सर? नहीं, ये तो भाजपा, देखिए केंद्रीय एजेंसियों को मैं, देखिए हमारे जो केंद्रीय एजेंसी है मैं उसका दोष नहीं दूंगा जी। मैं भाजपा का, ये तो इतिहास रहा है भाजपा को, आप समझिए, आप अगर भाजपा की पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी आप उठा के देखेंगी तो उनका एक ही एजेंडा है, हिंदू मुसलमान। कल तक जो प्रधानमंत्री जो कहते थे मुफ्त की रेवड़ी की बात करते थे, अभी कल ये देखिए ना, 56 इंच का सीना कहते थे, 56 इंच का सीना कहते थे आप, और कहते थे कि मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी। अरे आप ही ने तो कल रेवड़ी शुरुआत कर दिया, क्या कितने और 3 महीने के लिए बढ़ा दिए, इसलिए कि गुजरात में चुनाव है। आप में ताकत होती, आप में हिम्मत होता, आप में जज्बा होता तो आप बंद कर देते मुफ्त की रेवड़ी। मुफ्त की रेवड़ी बांटे आप, और उसके बाद में इल्जाम लगाए जो है विपक्षी पार्टियों पे। तो दोहरा मापदंड जो है, दोहरा चाल चरित्र चेहरा जो दिखता है वो भाजपा का दिखता है। अपनी सुविधा के हिसाब से हिंदू मुसलमान भी करना है, मंदिर और मस्जिद भी करना है, देश में बंटवारा भी करना है, द्वेष भी फैलाना है, तो ये अपने हिसाब से करते हैं। जब जब चुनाव आता है तब करते हैं। चुनाव जैसे खत्म हो जाता है उसके बाद में ये सारी शांति दिखती है पूरे देश में, कोई हिंदू और मुसलमान में टेंशन नहीं रहता है, कहीं भी झगड़ा नहीं होता है। मगर अगर देखा जाए तो भाजपा हर जगह झगड़ा करवा देती है। अगर भाजपा के नेताओं को आप अपने घर में बिठा देते ना तो पति पत्नी में झगड़ा करवा देंगे। बताइए कैप्टन सिंह। पल्लवी जी जी कैसे उन्होंने कहा रेवड़िया पार्टी, हमने समय को देखते हुए, लोगों की सिचुएशन देखते हुए कि लोगों के पास अभी उतने आय के स्रोत नहीं है, उस हिसाब से 3 महीने के लिए जो भी है बढ़ाया है। और आप तो कहने के बाद भी नहीं करते हो। राजस्थान में जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो कहा था कि किसानों का कर्जा माफ, और अभी सरकार जो है ना बोरिया बिस्तर बांध के जाने को तैयार बैठी है, मगर अभी तक उन्होंने अपनी जो कहा था उसको पूरा नहीं किया है। और राजस्थान के किसान ये सोच के बैठ गए कि सरकार ने कहा है तो कर्जा माफ हो गया, उन्होंने बैंक की इंस्टॉलमेंट देना बंद कर दी, और इन्होंने उनकी जमीनें नीलामी में लगा दी कांग्रेस ने। तो ये इनकी सोच है। हम कम से कम कहते हैं तो उस कार्य को करके तो दिखाते हैं। उस कार्य को हमने अगर कहा है कि कर्जा माफ तो माफ किया है, कि अगर किसानों को राहत निधि दी है तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है, कांग्रेस ने कभी नहीं दी है। अगर गरीबों को 80% गरीबों को अगर राशन दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आपने नहीं दिया है। आप देते हैं, आप सपना दिखाते हैं, देश जनता को सपना दिखाते हैं, इसके अलावा अपना होता है नहीं कोई, इससे आगे कोई सोच नहीं है। कैप्टन साहब, देश की जनता को आपने सिर्फ गुमराह किया है। गली में आप देश की जनता को आप ही लोगों ने 15-15 लाख का लुभावना और सपना दिखाया था। बात कर लेते हैं ना सर, दोनों एक साथ बोल रहे हैं, दोनों की आवाज समझ नहीं आ रही। कर रहे थे आप जब आपके टाइम गली गली में शहर में ब्लास्ट हो रहे थे, हमारे टाइम बताइए कितने ब्लास्ट हुए? अरे भाई, जितने वादे करती है भारतीय झूठा पार्टी है हो गए। आप भारतीय जनता पार्टी से नाम बदल दीजिए कैप्टन साहब, भारतीय झूठा पार्टी रख लीजिए। हो रहा हो जहाँ आतंकवादी घटना ना हो रही हो। हमारे साहब, आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, आप सलाह दीजिए कि हमारी पार्टी का नाम बदल दिया जाए, भारतीय झूठा पार्टी रख दिया जाए, क्योंकि हम लोग तो कोई वादा पूरा करते ही नहीं है, सिर्फ देश में हिंदू मुसलमान ही करते हैं। साल के कार्यकाल में आपके पास कोई एजेंडा ही नहीं है ना, और हमारी सोच सिर्फ हिंदू और मुसलमान का एक एजेंडा लेके पूरे देश में आप
सरकार चला रहे हैं और राज्य में जो है इस तरह से भ्रम पैदा करके रखे हैं सभी राज्यों में, पूरे देश में। सिर्फ 4 राज्यों में आपकी खुद की सरकार है, सिर्फ 4 खाई जाती थी और हमने उसको कहाँ पहुंचाया, जेल में। तो ये अंतर है आपको और हमारे में। देखिए कैप्टन साहब, 4 राज्यों में आपकी खुद की सरकार है, बाकी सब जगह बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमने सारे वादे पूरे किए। आप बताइए मुझे कि आपने कितने वादे पूरे किए 8 सालों में, पिछले 8 सालों में? नोटबंदी आपने किया, अगर सही नहीं हुआ तो किसी भी चौराहे पे फांसी लगा देना। 15 लाख रुपया लाने की बात आपने कही, 15 लाख रुपया तो आया नहीं। घर घर का जो महिलाओं ने अपना बचत रखा था उसको भी आपने निकाल लिया। उसके बाद आपने, और आप क्या कर रहे थे, उसे उबर नहीं पाई। तो जितने वादे के लिए आपने क्या किया? किसान आपके चक्कर में जो है मारे गए, बेचारे शहीद हो गए किसान। क्या हुआ बताइए? जो कृषि कानून को वापस आपने लिया। अगर ये पहले ले लेते तो 700 किसान बेचारे शहीद तो नहीं होते। तो देश की जनता के सामने झूठ बोलना यही आपका काम है। इसलिए आपको कहा कि ठीक है सर, अब समय बहुत कम है सर, अब एक एक करके बात कर लेते हैं। दोनों से रिक्वेस्ट है सर, भरत जी और कैप्टन सिंह, समय कम है सर, समय कम रह गया है सर, एक एक करके बात कर लेते हैं, ये चुनावों में पता लग जाता है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। चलिए अब एक एक करके बात कर लेते हैं। डिजिटल स्ट्राइक आपने किया और अभी जैसा मैंने भरत जी से पूछा भी कैप्टन सिंह कि सुरक्षा और रक्षा के मसले में आप सरकार को कितने नंबर देंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो 0 नंबर ही दूंगा, सरकार ने कुछ नहीं किया। और एक बात उन्होंने कही है कि सरकार की तरफ से अभी भी हमारी सुरक्षा एजेंसियों को फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा, हमारी सेना को फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा, और यही कारण है कि आए दिन जम्मू कश्मीर में कोई ना कोई हमले की खबर आती ही रहती है। और जैसा कि अभी मैंने भी बताया कि उधमपुर में 8 घंटे में 2 बम ब्लास्ट हुए हैं। पल्लवी जी, जम्मू कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है जो बॉर्डर एरिया लगा हुआ है और सुरक्षा एजेंसियों ने कितना कंट्रोल किया ये भी आपने देखा होगा। जब कांग्रेस की शासनकाल था तो जम्मू तो छोड़ो, पूरे भारत का कोई शहर ऐसा नहीं था कि जहां बम ब्लास्ट ना हो रहे हो और आतंकी घटना ना घट रही हो। हमारे टाइम 8 साल के कार्यकाल में एक बम ब्लास्ट बता दो आप कहीं हुआ हो, एक जो है ना जम्मू कश्मीर को छोड़ के एक आप आतंकी घटना बता दो तो अपने आप को समझो। इनके टाइम मैं लिस्ट गिना दूं, लिस्ट क्या सारा देश जानता है कि ऐसा शहर नहीं था जहां बम ब्लास्ट ना हो रहा हो, मगर आतंकवादियों के ऊपर नकेल नहीं लगाते थे। और सेना के ऊपर जब सेना किसी आतंकवादियों पे अटैक करती थी तो यही आतंकवादी सेना पे पथराव करते थे। और कांग्रेस क्या कहती थी कि भटके हुए हैं, ये भटके हुए लड़के हैं, इन पे गोली नहीं चलाना, इन पे ऊपर रबड़ की गोली चलाना, ये भटके हुए हैं। हमारे टाइम क्यों पत्थरबाजी नहीं कर रहे? क्योंकि उन्हें मालूम है सीधी सेना की गोली लगेगी, पत्थरबाजी धरी रह जाएगी। तो इनका और हमारा ये अंतर है, ये आतंकवादी पालते थे। जैसे यासीन मलिक का मैंने कहा क्या रिश्ता था, पीएम हाउस में क्यों बुलाया गया, क्यों रात तो रेड कारपेट उसके लिए बिछाया गया? एक आतंकवादी जिसने इतना बड़ा नरसार कराया, 3 एयरफोर्स अधिकारियों को सरेआम उसने गोली से उड़ाया, उस यासीन मलिक को पीएम हाउस में बुलाया जाता है और आज हमने उसको कहां पहुंचाया? तिहाड़ जेल में, आजीवन कारावास में। इन्होंने तो उसका केस भी शुरू नहीं किया था। तो ये इसका ऊपर जवाब दे दें, इसी पर जवाब दे रहे हैं और आगे की मैं बाद में सुनूंगा। बताइए भरत जी, जवाब दे दीजिए। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि कैप्टन साहब के पूरे देश में जो है आतंकवादी हमले बंद हो गए। नहीं, आप तो यासीन मलिक को दे दें, यासीन मलिक को बता दें। मैं तो बता रहा हूँ आतंकवादी हमले बंद कब, देखिए कब हुए कि जब आप सरकार में आए तब हुए। कहीं ये शंका होता है, कहीं ये शंका होता है कैप्टन साहब, इसके पीछे भाजपा का हाथ तो पूरे देश में नहीं रहता है, इसके पीछे पूरे भाजपा का हाथ तो नहीं रहता है। इसलिए कह रहा हूँ, सबूत के साथ कह रहा हूँ कि जो आतंकवादी गतिविधियों में पाया गया वो जम्मू कश्मीर में, वो आपके सोशल मीडिया का हेड निकला, वो हेड था सोशल मीडिया का, वो आतंकवादी निकला। दूसरा, जिसके गला रहता था राजस्थान में, भाई का राजस्थान में निकला। हमको जेल में डालते हैं, सीधा जेल का रास्ता दिखाते हैं, जमीन के नीचे का रास्ता दिखाते हैं।
राणा ये आपका ही दंपति रिश्ता का है। वो कार्यकर्ता निकला। बिरयानी वो खिलाते हो, वो रेड कार्पेट दिखाते हो, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। देश के पीछे जो कभी इतने तो 8 साल में कहीं बम ब्लास्ट नहीं हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, और आपके टाइम हर जिले में होता था, हर शहर में होता था। कांग्रेस की सरकार जब कोई भी सरकार आती थी, जब कोई अगर विस्फोट होता था तो इसमें आपका कहीं हाथ तो नहीं है ना। पल्लवी ये जवाब नहीं दे पाए। जवाब तो दिया। आतंकवादी जो आतंकवादी आपके सोशल मीडिया का हिट होता है वो कौन था? पल्लवी जी से पूछिएगा कि जो जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया सोशल मीडिया का जो हिट था वो कौन था? इनके पार्टी का वहाँ का जो है वो प्रमुख था। ये कह दे कि डिनाई कर दे कि नहीं था। ये क्या उनके अलावा कितने नेताओं ने डिनाई कर दिया सर? जब वो मामला सामने आया था भरत जी, कितने नेताओं ने डिनाई कर दिया था कि फोटो खिंचवा ली होगी, हमारा कोई हेड नहीं है वो। पल्लवी जी हमने सबूत दिया, पल्लवी जी हमने उसका जो है बाकायदा सबूत दिया कि देखिए ये इसका पद है, इसका पोस्ट है, और इसके बाद हमने बताया कि देखिए आतंकवादी जो कोई आतंकवादी होता है। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा कि सोच समझ के किसी को भी पद दीजिए। नहीं कहा है, झूठ मत बोलिए, प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा है। झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये सारे अखबारों में आया हुआ है। ये झूठ की भी कांग्रेस की बड़ी अति है। नहीं क्या झूठ बोलने में तो आप लोग माहिर हैं कैप्टन साहब। आप तो दिन में तारे दिखाते हैं लोगों को, दिन में कहते हैं कि वो देखो तारे उसको तोड़ लो। हमारा 15 लाख रुपए आ गए, देखो आसमान में देखते 15 लाख रुपए आ गए। अगर होगा तो कोई कांग्रेसी आपको होगा, काला धन लेके आएंगे, आपको 15 लाख रुपए देंगे। कौन कहता है भाई? जो झूठ बोलने में अगर कोई माहिर है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग माहिर है। देश की जनता को बरगलाने में अगर कोई माहिर है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग माहिर हैं। हम लोग जो है ईमानदारी से देश की जनता की सेवा करते हैं। देश की 135 करोड़ जनता की सेवा करने के लिए कांग्रेस बनी है। वो जो है देश की जनता को बरगलाने के लिए नहीं देश की जनता के लिए ही आप सारी राजनीतिक पार्टियां काम कर रहे हैं, और हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं। मैं फिर से अपनी बात दोहराऊंगी कि रक्षा सुरक्षा के मसले पर तू मैं की स्थिति ना हो, इकट्ठे होकर काम कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।